हाँ जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब देखिए क्या होता है कभी-कभी हमने बहुत अच्छी एक्सेल शीट बना ली, हमने अपनी सारी मेहनत कर दी, सारी उसमें जी-जान डाल दी, सब कुछ कर दिया और वो फॉर्मेटिंग भी अच्छी लग रही है, एनालिसिस भी अच्छी लग रही है, फ़ॉर्मूलाज़ भी बढ़िया हैं। लेकिन जब आप अपने बॉस के पास जाएँगे, सीईओ के पास जाएँगे, फाउंडर के पास जाएँगे, डायरेक्टर के पास जाएँगे, आपको लगता है कि उनके पास पूरी दुनिया भर का टाइम है कि वो एक-एक नंबर को देख के वहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा? द आंसर इज़ नो। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्या करते हैं यार, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि देखो हम इंसान है ना, हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं, एक इमेजेस और एक स्टोरीज़। तो इमेजेस के थ्रू स्टोरीज़ कैसे सुनाएँ? वो तो सर ग्राफ्स एंड चार्ट्स के साथ ही सुना सकते हैं, है ना? और ये लोग डेटा को बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती हैं। जब आप विजुअल तरीके से किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रजिस्टर होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में, खासकर अगर आप पीपीसी में, ये मैं खासकर बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, सर मेरे को गूगल एड्स सीखनी है, फेसबुक एड्स सीखनी है, लेकिन मुझे ग्राफिक चैट बनाने पड़ेंगे। सुन लो मेरी बात, ठीक है? आप लोग अगर चार्ट्स एंड ग्राफ्स नहीं बनाते, आपको फायर कर दिया जाएगा, और मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा करके बोल सकता हूँ, ये आप लोगों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आप ये समझिए कि चार्ट्स एंड ग्राफ्स तो सर सुपर हीरो है। वो बोरिंग नंबर को लेते हैं और एक बढ़िया से विजुअल स्टोरी फॉर्मेट में बताते हैं, ठीक है? और जब आप उन नंबर्स को कलरफुल थोड़े से, जब आप उनमें थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, उसमें थोड़े से कलर्स और ऐड कर देते हैं, लाइन्स और ऐड कर देते हैं, डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं चार्ट के, मैं भी सब आपको दिखाऊँगा। तो उससे क्या होता है, उससे आपको जो सामने वाला जो कस्टमर बैठा है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए कि 30 मिनट्स की प्रेज़ेंटेशन अगर आप सिर्फ़ चार्ट्स और ग्राफ्स के फॉर्म में दिखाएँगे, आप वही 30 मिनट्स का मसाला 5 मिनट में बता सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? और ये सबसे जो मोटा काम इनका होता है, वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। क्योंकि अगर आप ट्रेंड कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काहे के मार्केटियर हैं? मैंने याद है ना, मैंने डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप में भी आपसे बात की थी कि डिजिटल मार्केटियर का काम होता है कि वो पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स निकाले। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जॉब का। स्पेशली इन ई-कॉमर्स, स्पेशली इन एसईओ, स्पेशली इन पीपीसी, स्पेशली इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेशली इन अमेज़न एड्स, स्पेशली इन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इनफैक्ट इवन सोशल मीडिया में भी ट्रेंड्स को मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना? तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये बता देती हैं कि यार वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक पर्टिकुलर ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं क्या, ठीक है? देख सकते हैं आप यहाँ पे कि उसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही, और आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जब आप बताते हैं, तो उससे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब हमने जो अज़्यूम किया था और एक्चुअली में उन चीज़ों में जो फाइनल रिज़ल्ट आया, वो विजुअल तरीके से बड़ी आसानी से आप हाइलाइट कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है? तो रिपीट कर दूँ इन समरी, डेटा को विजुअली रिप्रेज़ेंट करने में हेल्प करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वो आपके सुपर हीरो हैं, याद रखिए। पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं और रियल मार्केटिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, ताकि आप अपना जॉब ठीक से कर पाएँ और असली पैसा कमा पाएँ। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अकेले फॉर्मेटिंग करने से, ग्राफ्स बनाने, सॉरी, अकेले फॉर्मेटिंग करने से या फिर एक्सेल शीट्स बनाने से या वर्कबुक बनाने से या टेबल्स बनाने से आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको उस चीज़ को ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, स्टैक्ड बार ग्राफ्स, डोनट्स, ट्रेंड लाइंस, 100 स्टैक्ड कॉलम्स चार्ट्स, इन सब में दिखाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अगर फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, इस मॉड्यूल को प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे 4 टाइप के डिफरेंट चार्ट्स बनवाऊँगा। पेशेंस रखिए, आगे चलते हैं, लेट्स गो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूँ, उसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, पीपीसी हो गया। तो हर पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ग्राफ्स एंड चार्ट्स का क्या मेजर मेजर रोल रहता है। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो तो होते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर होते ही हैं। क्यों? हम भैया ट्रेंड्स निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक और कन्वर्जन रेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या ज़्यादा पैसा डालने से अगर ट्रैफिक आ रहा है, तो सच में कन्वर्जन्स पे फ़र्क पड़ रहा है? क्या सच में लीड्स आ रही हैं? या फिर हम गंदी क्वालिटी का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं? है ना? ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये
जब वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी तो एडजस्ट कर लेते हैं ना साथ-साथ। फिर वो कैंपेन की इफ़ेक्टिवनेस भी कंपेयर करते हैं। अब मैंने कोई एक कैंपेन बना दिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पुराने 2 कैंपेन से ये वाला कैंपेन कितना डिफरेंट है। तो नेचुरली मैं पाई चार्ट्स बनाऊँगा, बार ग्राफ्स बनाऊँगा, स्टैक्ड ट्रेंड लाइन्स बनाऊँगा, है ना? तो ये क्लिक थ्रू रेट्स में, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आरओआई मेज़र करने के लिए, ठीक है? फिर कीवर्ड की परफॉर्मेंस। ऐसा हो सकता है कि देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लस्टर ऑफ कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि मेरा एक पर्टिकुलर मैच टाइप काम कर रहा है या फिर मेरे एक पर्टिकुलर कीवर्ड की लेंथ काम कर रही है या फिर ये पर्टिकुलर कीवर्ड काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रैफ़िक का क्या एक रूट रहता है, ट्रैफ़िक का क्या ट्रेंड रहता है ना? तो वो आप इसमें एनालाइज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बोल ही चुका हूँ बजट, बजट तो मेन चीज़ है कि अगर मैं दिन में ₹500 डाल रहा हूँ, तो 5 सेल आ रही है, ₹1000 डाल रहा हूँ तो 6 सेल आ रही है, तो क्या ये एक अच्छा ट्रेंड हुआ? नहीं। अगर मुझे डबल पैसे देके सिर्फ़ एक ही लीड मिल रही है, जो कि मैं आराम से एक बार ग्राफ के थ्रू बता सकता हूँ कि देखो जी इतना-इतना डाला था, इतना-इतना हमने डाला था और ये ऐसे-ऐसे जो है सेल हमारी चलती जा रही है। तो ये बहुत जल्दी एनालाइज़ करने में हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि अरे नहीं भाई, बजट अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है, चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो रही हैं, हमें कैंपेन को ट्वीक करना पड़ेगा। और सेम सेम यही चीज़ है जो एसईओ में भी और पीपीसी में भी इंप्रेशन शेप आप कर सकते हो कि जो मान लीजिए अगर मैं ₹500 डाल रहा हूँ और मुझे दिन के सिर्फ़ 10,000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं और अगर मैं ₹600 डाल रहा हूँ और मुझे दिन के सिर्फ़ मान लीजिए 11,000 इंप्रेशन ही मिल रहे हैं, तो ये तो ₹100 में तो 1000 इंप्रेशंस का मेरे पास एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो गया। तो ये ₹1000 में इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे पड़ गया? ये जब आप इसको प्लॉट करेंगे, एक स्कैटर प्लॉट में जब आप एक ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे, तो बड़ी ईज़िली आप उसमें से इंट्रिकेसीज़ निकाल लेंगे कि ठीक है यार, हो सकता है उस दिन मार्केट में कोई सीज़नल चेंज आया था। हो सकता है उस पर्टिकुलर दिन मार्केट में कोई सेल चली थी। हो सकता है उस दिन मार्केट में कोई वर्ल्ड इवेंट हुआ था। तो ये जब आप जितना आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स में अपने इन ट्रेंड्स को डालने की कोशिश करेंगे, जब आप कम से कम 2 से 3 वेरिएबल्स डालने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक्स हो सकती है, इंप्रेशंस हो सकते हैं, सीटीआर हो सकता है, इंप्रेशन शेयर हो सकता है, सर्च वॉल्यूम हो सकती है, सेल्स हो सकती है, लीड्स हो सकती है, कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, राइट? फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं। तो बड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ नंबर्स देखूँगा तो मेरे दिमाग में वो रजिस्टर नहीं होने वाला। सिर्फ़ नंबर्स को देख के हमारा दिमाग नंबर्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ता है जितना हमारा दिमाग एक चार्ट को पढ़ सकता है ना? तो ये एक बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं। सिमिलरली एसईओ में मैंने आपको बताया कि यार डिफ़िकल्टी हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन का एनालिसिस हम कंपेयर कर सकते हैं। हम एक टेबल अगर हमने अपना बना दिया और एक टेबल हमने कॉम्पिटिटर का बना दिया और उसमें हम कुछ चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं, तो इसका चार्ट और इसके चार्ट्स को जब मैं लिंक करूँगा तो बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि यार हम हमारी परफ़ॉर्मेंस का अभी क्या स्थिति है। हम किस तरीके से अभी उनसे बेटर या वर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कंपटीशन एनालिसिस हो गया, डेंसिटी एनालिसिस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हम 2 ब्लॉग्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक में 500 वर्ड हैं और एक में 600 वर्ड हैं और ये वाला ब्लॉग अच्छे से काम नहीं कर रहा लेकिन ये वाला ब्लॉग अच्छे से काम कर रहा है। तो अगेन मैं जब-जब एक नया ब्लॉग लिख रहा हूँ, जब-जब मैं उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स डाल रहा हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ अपने कॉम्पिटिटर के साथ कि सर हमारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी हम काम कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग जिन चीज़ों में ओवरलैप है उनमें छोटी-छोटी डिटेल्स से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सेल्स पे या परफॉर्मेंस पे या रेवेन्यू पे या लीड्स पे, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन सर्च एंड इंटेंट अब ये यही सेम चीज़ आप वेबसाइट ट्रैफिक के साथ भी कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आप और डीप डाइव कर सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के साथ। ये फाइल जो है मैं नीचे आपको दे दूँगा। पढ़िए इसको ध्यान से, गूगल सर्च वगैरह करिए, अपनी रिसर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली ऑडियंस एनालिसिस में ये बहुत काम आता है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पे कितना बढ़िया हमने चार्ट्स बना लिया। अब ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है यार, देखो हर ऑडियंस अलग है ना? अ, एक ऑडियंस जिसकी उम्र 25 से 30 साल है, उसका वेबसाइट पे बिहेवियर बहुत अलग होगा वर्सेस एक ऑडियंस जिनकी उम्र 60 से 70 साल है, उनका बिहेवियर हमारी वेबसाइट पे बहुत अलग होगा। तो ना बड़े सारे हीट मैप्स आते हैं, बड़े सारे बार ग्राफ स्टैट चार्ट्स आते हैं, बड़े सारे यूज़र की रिकॉर्डिंग्स आती है जिनमें अलग से ग्राफिकल एक्टिविटी होती है। हम उनको यूज़ करके डिसीजंस ले सकते हैं कि बस हमारे वेबसाइट में एक पर्टिकुलर यूज़र जिसकी एक पर्टिकुलर एज है जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं सेशंस के थ्रू, वो किस तरीके से वेबसाइट को परसीव कर रहे हैं, कितनी जल्दी एक सेल इनिशिएट कर रहे हैं और कितनी बार वही सेम पर्सन रिटर्न हो रहा है। इससे हम उनके पर्सोनास के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि उनके लिए हमारी वेबसाइट में ऐसी क्या सब्सटैंशियल वैल्यू ऑफरिंग है
जिसको लेके वो हमारे लिए एक्साइटेड रहते हैं और हमारे पास फिर से आते हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया हम उनके लिए जब बनाते हैं तो उनकी हम मैसेजिंग जो है टारगेट कर देते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने अभी जैसे अमेजोन पे चल रही है 20th to 21st जुलाई उनमें चला था अमेजोन डे सेल, है ना। और उस पे स्पेसिफिक कैटेगरीज पे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था और स्पेसिफिक कैटेगरीज में थोड़ा कम डिस्काउंट था। लेकिन जो मार्केटर अमेज़न पे बैठा है वो फिर भी ये देख रहा होगा कि सर हमने कम डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें 25 से 30 साल के लोगों ने ज़्यादा परचेज करी है वर्सेस जिनके प्रोडक्ट्स हमने के प्राइजेस कम करे थे, उसमें 30 से 40 साल के जो लोग थे उन्होंने कम परचेज करा है। सो ये ऑडियंस एनालिसिस में चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, डोनट चार्ट्स, स्टैक्ड ग्राफ्स, ट्रेंड लाइंस, स्कैटर प्लॉट्स, ये जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं। मैं बहुत बेसिक बार ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि पीपीसी, कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस, कंटेंट परफॉर्मेंस, अब ये तो डायरेक्टली एसएमएम का पार्ट हो गया जो ये वाला मैंने आप टॉपिक आपको ऊपर बताया है। तो ये जो चीज़ है ना, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है ना, ये एक्चुअल में मार्केटर तो यही काम है उसका। अगर वो हर चीज़ टेबल्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ बताएगा तो कैसे काम चलेगा उसका, है ना। तो ये कुछ डोमेन्स थे। और क्या आपके पास ऑप्शन है सर कि मैं ये स्किप कर दूं? ये है मिस्टर पप्पू महाराज जो पूरी उम्र अनएम्प्लॉयड रहेंगे, पूरी की पूरी उम्र, जिंदगी में इनको कोई पूछने नहीं वाला, ना घास डालने वाला है, क्योंकि इन्होंने इग्नोरेंस का रास्ता चुन लिया है। नॉलेज के रास्ते पे चल नहीं सकते, इन्होंने बात बता दी है। तो अगर आप इनमें से हैं, प्लीज़ 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 उस पथ से हटिए और सीखिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल होगा, ये आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसको स्किप मत करना, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू स्किप दिस मॉड्यूल। जी नमस्ते, चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि अब इन प्रैक्टिस शीट्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा मास्टर सैम्पल डेटा। मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन करा हुआ है, मैं इसको 5% और ले आता हूँ। तो 3 डेटा सेट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, डेटा सेट ए, डेटा सेट बी, डेटा सेट सी। अब डेटा सेट ए पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने डाला क्या हुआ है। इसके अंदर सर जो मिर्च मसाला है वो ये है कि 2024 8 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक कितने व्यूज आते थे, और टोटल व्यूज का यहाँ पे हमने परसेंटेज भी दिया हुआ है कि 1677 व्यूज इज एक्चुअली 3.27% ऑफ टोटल। ठीक है, ये इस तरीके से आप रिलेशनशिप समझ सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा और रीडेबल कर देता हूँ ताकि आप जो है इसको थोड़े आराम से आसानी से पढ़ सकें। इसको हम कर देते हैं लेटस से कस्टम डेट एंड टाइम में मैं जाता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको ये लीजिए, ठीक है, 8 जुलाई से लेके इसका ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ जी बिल्कुल वैसे ही, डन। ठीक है, तो 8 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक मैंने आपको व्यूज दे दिए। डेटा सेट बी में मैंने आपको ट्रैफिक सोर्स दिया, तो ये मेरे एक्चुअल यूट्यूब का डेटा है पिछले महीने का। तो 51,000 व्यूज मेरे पास आए थे, मैंने आपको व्यूज दिए हैं, कंट्रीब्यूशन टू वॉच टाइम दिया है। इसको मैं थोड़ा सा रीडेबल बना देता हूँ, ठीक है, कि मतलब अगर 17,000 व्यूज आए तो 51,000 में से 17,000 व्यूज का जो कंट्रीब्यूशन टू वॉच टाइम है वो 34% है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने वॉच टाइम आवर्स में आपको दिया है, कितने घंटे का वॉच टाइम हमने रिकॉर्ड करा। हमने एवरेज व्यू ड्यूरेशन दी है कि मान लीजिए अगर एक बंदा होम पेज से आके मेरा वीडियो देख रहा है तो कम से कम 4 मिनट तक वो देख रहा है, कम से कम नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज 4 मिनट वो देख रहा है। और कितनी बारी मेरे वीडियोस उनकी फीड में आए, ये इंप्रेशंस हैं। और कितने परसेंट, ये परसेंट में होगा, कितने परसेंट लोगों ने, ये थोड़ा गलत हो गया, चलिए आप इसको हम परसेंट में ही बाद में ट्रीट कर लेंगे। कितने परसेंट लोगों ने इसमें से जब क्लिक किया तो व्यूज आए, तो ऑलमोस्ट 2,46,000 टाइम्स इंप्रेशंस आए थे, उसका 6% लोगों ने देखा है, तो 17,932। इस हिसाब से आप ले सकते हैं, आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेट कर दूंगा इस टेबल को ताकि हम इसको और रीडेबल बना सके। और ये डेटा सेट सी है, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा सेट है जिसमें मैंने हर महीने के फर्स्ट तारीख को यहाँ पे डाला है, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे करके डाला है। नंबर ऑफ सेल्स डाली हैं, नंबर ऑफ लीड्स डाली हैं, नंबर ऑफ कॉन्वर्जेशंस, कितनी बार लोगों ने कितनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, कितना इनवॉइस का अमाउंट हमने रिकॉर्ड करा और क्या कस्टमर का फीडबैक था, ठीक है।
ये आउट ऑफ 10 इसको मैं कर देता हूँ एवरेज कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। 6.3 जो है एवरेज हमारा रेटिंग है, रेटिंग बेसिकली रेटिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 डेटा सेट दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने 3 ग्राफ्स भी बनाए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये ग्राफ्स कैसे बने हैं। और मैंने यहाँ पे एक परसेंट का एक पाई चार्ट भी बनाया है सेम चीज़ का। इन ग्राफ्स के हिसाब से मैंने आपको ये भी बताया कि ये चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस पे, मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये वाला शायद चार्ट जो है रिपीट हो गया, तो मैं चेंज कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम लगेगा, तो प्लीज़ उसको आराम से समझना। मैं ना सिर्फ एक चार्ट आपके साथ बना के दिखाऊंगा, उस चार्ट को फॉर्मेट भी करके दिखाऊंगा, उस चार्ट में लेबल्स भी ऐड करके दिखाऊंगा, उस चार्ट को कैसे हम दूसरी ग्राफ या चार्ट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसकी दूसरी ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो। आ जाइए शुरू करते हैं। पहले हम अपने मास्टर सैंपल डेटा में जाते हैं और एक चार्ट के एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, तो आपके बॉस बड़े खुश हो गए। वो बोले, यार धीरज, तुमने तो यार बल्ले बल्ले कर दी, मतलब लाइफ में इतना प्यारा तुमने काम करा है, इतना प्यारा तुमने टेबल बनाया है, अब मुझे इसमें से कुछ एक्शनेबल भी बता दे भाई। ये नंबर्स मैं अपने सर पे थोड़ी ना मारूंगा। तो ठीक है सर, अब देखते हैं कि हम डेटा सेट ए बी एंड सी में से किस तरीके के इंसाइट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 8 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक जो व्यूज का पैटर्न है वो चेंज होते जा रहा है। आपको दिख रहा है 1600 आ रहे हैं, कभी 2000 आ रहे हैं, कभी 2800 आ रहे हैं, कभी 2490 आ रहे हैं, और फिर एकदम से गिर भी जा रहे हैं, और फिर कुछ कुछ इसके पीक्स भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 5.75 यहाँ पे एक पीक हुआ, 5.61 यहाँ पे एक पीक हुआ, है ना। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई ये पीक्स क्यों आए, सबसे पहले तो हमने उन पीक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से तो अगर मैं एक एक को खोल के देखूंगा तो मेरे कुछ खास समझ में नहीं आएगा। अभी तो खैर ये डेटा बहुत छोटा है, तो मैं फिर भी देख लूंगा। मान लो ये डेटा 10,000 रोज का होता या 5,000 रोज का होता, 1,000 रोज का होता, फिर क्या करते, बैठ के एक एक को हाईलाइट करते नहीं ना। तो क्या कर सकते हैं हम, पूरा यहाँ से कॉपी करी नीचे तक ले जाइए डेट पूरा ऐसे करके, ठीक है। अब कंट्रोल दबा के रखिए। ओके, अब व्यूज के साथ भी यही करना है आपने, नीचे तक इसको खींच लाइए। अब अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम गूगल शीट्स को खुद ही बोल देते हैं, अरे भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तू ही मेरे को समझा दे कि इसका क्या चार्ट में निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ जाएंगे इंसर्ट में, ये इंसर्ट देख रहे हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये अपने आप एक ट्रेंड लाइन निकाल के ले आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इसका वाई एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। आप सबने मैथ्स पढ़ी होगी, तो बहुत ही सिंपल कहानी है इसकी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये है आपका असली ग्राफ विद द प्लॉट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्लॉट्स भी आए हुए हैं, और ये जो है इसको हम कहते हैं ग्राफ। ये जो यहाँ पे लाइनें खींची हुई हैं ये एक्चुअल ग्राफ है, और ये आपकी ट्रेंड लाइन है, प्लॉटिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी क्लियरली दिख पा रहा है कि भाई ठीक है, व्यूज में 1000 2000 3000 हजार के उसने गैप्स के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर दी है, और यहाँ पे 14 जुलाई 21 जुलाई 28 जुलाई जो है इसने एक रेंज प्लॉट कर दिया। तो ये भी रेंज है और ये भी एक रेंज है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे क्या होता था यूजुअली, अगर मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे जो इसके डेटा की रेंजेस हैं ये अपने आप एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही आप एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो जो नियरेस्ट अवेलेबल ग्राफ है इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंसी, गूगल शीट्स उसको ऑटोमेटिकली आपको जेनरेट करके दे देगा। तो गूगल के अंदर भी दिमाग है, एआई का ज़माना है हमारा, तो उसने उसको समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हो। उसने आपके डेटा को पढ़ा, समझा, और अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगा उसने बना के दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप चार्ट बनाएंगे आपके सामने आ जाएगा बाबूजी एक बहुत प्यारा सा चार्ट एडिटर। अब ये चार्ट एडिटर जो है इस चार्ट के फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को ट्वीक करने में आपकी हेल्प करता है, और ये अब आपको लाइन बाय लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस चार्ट एडिटर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेटअप, एक होता है कस्टमाइज। सबसे पहले जो है हम सेटअप पे चलते हैं। सेटअप पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अगेन दो ऑप्शन आए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। उसने कहा है चार्ट टाइप लाइन चार्ट, फिर उसने डेटा रेंज
बताइए C3 से लेके D31 जो हमने सिलेक्ट की थी, आपको याद होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी डेटा रेंज हमने ऐसी सिलेक्ट की थी। एक्स एक्सिस पे है हमारी डेट, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे हमारी डेट है। एक्स एक्सिस क्या होती है बाबूजी? ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई आपकी डेट है ना? वाई एक्सिस पे आपके व्यूज है जिसको ये सीरीज बोलता है। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस नहीं बोलता, यहाँ पे कहता है सीरीज। ठीक है, मैं डबल क्लिक करूंगा फिर से चार्ट एडिटर आएगा, सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब इधर कुछ कुछ और ऑप्शंस हैं विच इज स्विच रोज एंड कॉलम्स। इसको आपने छेड़ना नहीं है। ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि हम इससे गलती हो गई, अगर आप चाहते थे कि भाई ये वाली डेट को मैं इधर लेके आऊं और व्यूज को मैं इधर लेके आऊं, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो उस हिसाब से कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट बन गया है। इससे जो हम ट्रेंड लाइन चाहते थे वो नहीं आ रही। अब आप कुछ, आपको ये पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है, इस चार्ट को पढ़ के कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो है चीजों को उल्टा कर दिया। अब उसने व्यूज वर्सेस डेट कर दिया। पहले हम डेट वर्सेस व्यूज कर रहे थे, ये देखिए, है ना? पहले ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, अब उसी ने उसने रो को ही कॉलम बना दिया। कितने कॉलम्स बनाएंगे, राइट? तो हमें जो विजुअलाइजेशन करनी थी वो हमारे लिए, हमें तो स्कैटर प्लॉट्स चाहिए थे। हम जा रहे थे कि भाई ट्रेंड्स क्या है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि मैं पीक्स आइडेंटिफाई कर पाऊं। देख लीजिए, मैं चाहता हूँ ओके इस डेट पे क्या पीक आई है, इस डेट पे क्या पीक आई है, इस डेट पे क्या पीक आई है, इस डेट पे क्या पीक आई है। और देखिए मैं आराम से फॉल्स भी पता लगा रहा हूँ यार, यहाँ पे व्यूज गिर गए, इस पर्टिकुलर डेट 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 पे व्यूज गिर गए। मेरे लिए तो जो विजुअलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे बड़े क्लियर थे, मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए थी, तो वो ट्रेंड लाइन उसने बना के दे दी। लेकिन अगर मैं इसको रोज और कॉलम्स को स्विच कर दूंगा तो मेरे लिए वो चीज काम की नहीं है। यहाँ पे इसने बोला यूज रो 3 एज हेडर्स। इसका क्या मतलब है? रो 3 एज हेडर्स मतलब वो ये कह रहा है कि जब हमने यहां से सिलेक्ट किया था, राइट, दिस इज एक्चुअली रो 1, रो 2, रो 3। क्या हमारा रो 3 हेडर है? नहीं, रो 3 हेडर नहीं है, रो 2 हेडर है। पर हमने तो हेडर सिलेक्ट ही नहीं करा, हमने डायरेक्टली जो है यहां से शुरुआत करके उसको डाल दिया। ठीक है, तो क्या इसमें 8 जुलाई कवर्ड है? शायद से कवर्ड नहीं होगा। अभी वो कैसे हमें पता चलेगा? आगे वाले सीरीज में पता चल जाएगा आपको। मैं आगे जैसे जैसे इस चार्ट को एडिट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वापस से डबल क्लिक करूंगा, चार्ट एडिटर ले आऊंगा। तो अभी इन दोनों ऑप्शंस को आपने छेड़ना नहीं है। हेडर ये होता है, यो रो 3 एज हेडर्स मतलब डेट की रेंज ये है तो ये हमारा हेडर है। और कॉलम सी एज लेबल्स, तो ये हमारा कॉलम सी है, राइट, ये हमारा डेट का कॉलम है, ये हमारा लेबल है कि डेट का लेबल हमारा यहाँ आ गया। अगेन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, छोड़ दो, आगे जाके चीजें समझ में आएंगी। इस पे प्लीज फंस मत जाना। बहुत सारे लोग इसको देख के बस उनकी पैंट गीली हो जाती है। फंसना मत। ठीक है, अभी जैसा जो ग्राफ जनरेट हुआ है उसको देखो। जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो डेटा हमने सिलेक्ट करा है क्या एक्चुअली में वो विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चार्ट एडिटर का सेटअप है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने क्लियरली पता लगा लिया कि जो हमने डेटा इधर डाला था उसके हिसाब से इसने एक लाइन चार्ट निकाला। ठीक है, ये लाइन चार्ट है। मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ कॉम्बो चार्ट। तो कॉम्बो चार्ट में देखिए ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है, राइट। आप देख पा रहे हैं कि इसने कॉम्बो चार्ट बना दिया, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका। अब इसमें डेट बाय डेट देखिए, ये बता रहा है ना 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, और इसने पूरे बता दिए कि भाई 3000 व्यूज के आसपास, यहाँ पे 10 ऑलमोस्ट 2500 व्यूज के आसपास, ऐसे। तो अगर मैं कॉम्बो चार्ट भी बनाता हूँ तो भी मैं पीक्स निकाल सकता हूँ। जैसे देखिए एक पीक यहाँ पे आई, एक पीक यहाँ पे आई, एक पीक यहाँ पे आई, लेकिन इसमें मुझे जो डाउनफॉल है वो इतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो रही है। तो मैं वापस से जाके इसको ट्रेंड लाइन में ही बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को ट्रेंड चाहिए था, मुझे ट्रेंड देखना था। ये मुझे एक ओवरऑल क्यूमुलेटिव एनालिसिस करके दे रहा है। लेकिन मेरे को जो विजुअलाइजेशन, जो मैं अपने बॉस को बताना चाहता हूँ, मैं अपने बॉस को बताना चाहता हूँ सर पीक्स एंड फॉल्स कब आई, है ना। तो मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेटअप पे जाता हूँ, यही सेम चीज कॉलम चार्ट में भी होती है, और यही सेम चीज अब देखिए, अब यहाँ पे एरिया चार्ट आ गया। यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मेरी पीक्स कहाँ है। एक मेरी पीक यहाँ पे है, एक मेरी पीक यहाँ पे है, एक मेरी पीक यहाँ पे है, एक मेरी पीक यहाँ पे है। मेरे फॉल्स कहाँ है? एक मेरा फॉल यहाँ पे है, 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 एक मेरा फॉल यहाँ पे है। तो हमारे केस के हिसाब से, हमारे जो हमने जो जो ऑब्जेक्टिव चुना है उसके हिसाब से ये ग्राफ जो है अच्छा है। ठीक है, मैं फिर से जाके इसको
लाइन चार्ट कर दूँगा। अगर आपने और डिटेल में जाना है कि किन-किन टाइप के चार्ट से जनरेट कर सकता है, तो उसी डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हुए आप जाके लाइन चार्ट भी चुन सकते हैं, कुछ हुआ नहीं। दूसरा लाइन चार्ट चुन सकते हैं, ये थोड़ा स्मूदन होके आ गया, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपका कॉम्बो चार्ट है जो हमने अभी बनाया था, ये आपका एरिया चार्ट है जो हमने अभी बनाया था, ये आपका स्टैक्ड एरिया चार्ट है। स्टैक्ड एरिया चार्ट अभी किसी काम का नहीं है बिकॉज़ हमने 2 इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स को नहीं चुना है। मान लीजिए कि अगर हमने विद इन द सेम डेट रेंज अगर व्यूज और कन्वर्जन्स को साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होते, राइट, क्योंकि तो दो चीजें हैं जो एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, एक ही डेट पे व्यूज भी आए, कन्वर्जन्स भी आई। अगर हम तीनों को एक साथ मेजर कर रहे होते विद द बेस एज डेट तो हम ये चुन सकते थे, लेकिन अभी हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ व्यूज का है और डेट उसका बेस है, राइट। कॉलम चार्ट चुन सकते हैं, अभी हमने बनाया था, राइट। स्टैक्ड कॉलम चलेगा नहीं बिकॉज वेरिएबल्स एक ही है। 100% स्टैक चार्ट ये अलग ही चीज होती है, इसको अभी मत देखो, ज्यादातर आपके काम नहीं आएगा। ये इकोनॉमिक वाले चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में इसके इतना खास यूसेज नहीं है। पाई चार्ट यहाँ पे चलेगा ही नहीं बिकॉज़ पाई चार्ट तब काम आता है अगर हम किसी चीज़ को 100% में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 5 चीज़ों को ऐड करके अगर रिजल्ट 100% आ रहा है तो उनका शेयर कितना है, राइट? जैसे समझ लीजिए जैसे पिज़्ज़ा के 6 टुकड़े होते हैं ना, अगर आपको मान लीजिए 2 टुकड़े मिल गए, तो आपको कितना शेयर मिला? वो कैलकुलेट करना है तो पाई चार्ट काम आएगा। इस केस में हमारे पाई चार्ट काम नहीं आएगा बिकॉज़ हम डेट बाय डेट चल रहे हैं। हमारा जो फाइनल नेट आउटपुट है वो 100% में ऐड होके नहीं हो रहा है। हम तो सीज़नैलिटी की पीक्स देखना चाहते हैं। हम पीक्स एंड फॉल्स देखना चाहते हैं। इसलिए ये हमारे काम नहीं आएगा। सेम फॉर डोनट एंड सेम फॉर स्कैटर। स्कैटर में फिर भी हमको पता चल रहा है, ये एक अच्छा तरीका है। ये बेसिकली अपना वही ट्रेंड लाइन ही है, बस इसमें हमने डॉट्स डाल दी हैं। तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये हमारे यूज केस में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लाइंस आए बिकॉज लाइंस हमें और बेटर तरीके से एनालिसिस करके देंगी। एंड सिमिलरली अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो यहाँ पे हैं, ये हमारे किसी खास काम के नहीं है, तो मैं इनको कवर नहीं करूंगा। स्कैटर तक हमारे काम का था। अब मैं वापस से जाता हूँ और मैं अपना लाइन चार्ट लेता हूँ, ट्रेंड लाइन। और आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ कि हमारे 28 दिनों में क्या पीक्स थी एंड कब फॉल्स थी, और अगर पीक्स थी तो पीक्स क्यों थी। हो सकता है मैंने उस दिन कोई शॉर्ट्स डाला हो जो वायरल हो गया हो सकता है मैंने उस दिन कोई बड़ा ट्यूटोरियल डाला हो जो वायरल हो गया हो सकता है मेरा कोई पुराना वीडियो उस दिन वायरल हो गया हो। तो जब मैं डेट को विजुअलाइज कर लूंगा तब मैं अपने बॉस के पास जाके पूछ सकता हूँ या उनको बता सकता हूँ कि सर इस दिन ये पीक इसीलिए आई है बिकॉज मैंने कोई नया वीडियो डाला था या कोई शॉर्ट्स डाला था या कोई पोस्ट डाला था या कुछ डाला था, उसका इस दिन पे इम्पैक्ट हुआ है। और वो फिर जो इंसाइट हमें मिली है, हमें अपने एनालिसिस में, अपने स्ट्रैटेजी में यूज करने को मिलेगी। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे हमें ट्रेंड कैलकुलेट करना था। अब हम जाके इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर हम दूसरे टाइप का ग्राफ पकड़ेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, एंड लास्ट में हम एक पाई चार्ट पकड़ेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तीनों जो चार्ट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक एक करके चलते हैं। पहले हम इस वाले को फॉर्मेट करके देखते हैं कि इसमें से हम बेस्ट इनसाइट कैसे निकाल सकते हैं, बेस्ट हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। आइए, तो उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं कस्टमाइजेशन पे आ गया। कस्टमाइज यहाँ पे लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज। यहाँ पे बड़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं एक एक ऑप्शन के बगल में जाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। डबल क्लिक करूंगा तो मैं बोलूंगा peaks and lows of views in the month of जुलाई 2024। ठीक है, ये मैंने कर दिया। जी थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ मैं। ओके, वापस से डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट देख रहे हैं ना। अगर मैं इस 3 डॉट को करता हूँ तो यहाँ पे आपको पास बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आप कर सकते हो पीएनजी में, पीडीएफ में, एसवीजी फाइल में। आप पब्लिश कर सकते हो चार्ट। अगेन मैं इस ऑप्शन को इतना यूज नहीं करता। आप कॉपी कर सकते हो, किसी दूसरी शीट में डाल सकते हो, या इसका एक ऑल्ट टेक्स्ट सेट कर सकते हो। ये ऑल्ट टेक्स्ट की भी चीज़ हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर जाते हैं एडिट चार्ट में। जब हम एडिट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये कस्टमाइज का ऑप्शन दिख जाता है। अब एक एक करके चलते हैं। चार्ट स्टाइल क्या होता है सर? चार्ट स्टाइल होता है कि अगेन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर की लाइन है, ये ग्रे कलर के हमारे ग्राफ्स हैं, और ये भी ग्रे कलर के हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ट बॉर्डर अगर मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो चार्ट का बॉर्डर तो देखो अभी रेड हो गया है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं चेंज करके उसे ग्रे कर दूं, तो देखिए ग्रे हो गया। मैं चाहता हूँ इसे ब्लू कर दूं तो ये ब्लू हो गया। मैं चाहता हूँ इसको मैं
मरून कर दूं तो ये मरून हो गया। एनीवे बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है तो मैं इसको वाइट ही रखूंगा। सिमिलरली इसके अंदर अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं कर सकता हूँ इसको रोबोटो। देखिए चेंज हो गया। सिर्फ अभी ओवरऑल चेंज हुआ है। देखिए ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। ठीक है, अब स्मूथ करूंगा तो इसकी जो लाइंस हैं ये थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। पहले जो पॉइंटी पॉइंटी पीक्स आ रही थी अब ये स्मूथ हो जाएंगी। मेरे को तो सर पीक्स निकालनी ही है, मैं तो चाहता हूँ पीक्स दिखाना, तो मैं इसे स्मूथ नहीं करूंगा। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ तो ये थोड़ा ना अपने एरिया को अंदर ब्लॉक खाएगा अंदर और फिर उतना ही दिखाएगा जितना जरूरी है। लेकिन ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पेसिंग और मार्जिन और पैडिंग रखी जाए ताकि ये प्रोफेशनल लगे। तो अभी प्रोफेशनल लग रहा है। देखिए इसने पूरे यहाँ से ना जो भी वाइट स्पेसेस थी काट दी थी। देखिए ये सारी वाइट स्पेसेस काट देता है। किसी किसी में मान लीजिए अगर उसके पास थोड़ी जगह कम है पावर पॉइंट में तो वो कर सकता है, वो ये चीज़ें कर सकता है, लेकिन हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। नल वैल्यूज़ हमारी है ही नहीं। नल वैल्यूज़ मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कुछ अज्यूम्ड वैल्यूज़ लेते हैं। नल वैल्यूज़ जब हमें हाइपोथेसिस करनी होती है, आपके किसी काम की नहीं है, इसको लेके अपना सर मत पीटना, किसी काम की नहीं है। और कंपेयर मोड भी आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज हम दो डेटा सेट्स को एक साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी भी हमारे काम का नहीं है। अब चलते हैं चार्ट एंड एक्सेस टाइटल्स में। ठीक है, टाइटल का टेक्स्ट हमने लिखा था पीक एंड लोज, तो जो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज किया था वो आप यहाँ पे भी करके चेंज कर सकते हैं। हाय दोस्त क्या हाल, ठीक है आ जाएगा, वो मैं नहीं चाह रहा अभी। फॉन्ट इसका रोबोटो है और टाइटल का फॉन्ट साइज मैंने ऑटो करा हुआ है। मैं इसके टाइटल का फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, तो मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, पर अभी इसको एरिया नहीं मिल रहा है तो चलिए मैं इसको 14 रखता हूँ, या मैं इसको भी मान लीजिए मैं रख देता हूँ ऑटो। अपने हिसाब से वो जितना अवेलेबल एरिया वो कर देगा। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसको हम सेंटर में ला सकते हैं और इसको हम टाइटल इसका जो है का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया सर टाइटल वाला एरिया विच इज द अबव वाला पार्ट। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस विच इज द सीरीज पार्ट। इसमें ये वाला जो हमारा एरिया है इसको हम कहते हैं सीरीज। मान लीजिए इसको मैं करना चाहता हूं रेड, ये सीरीज हो गई रेड। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है यार ये बहुत ही ज्यादा ना गंदी सी लग रही है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर करना चाहता हूं, तो या तो आप इसको लाइट कर दीजिए ऐसे, या फिर आप इसी की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो देखिए वही सेम इफेक्ट आ गया ओपेसिटी से। अगेन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसको 100% रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत आपकी आंखों में लग रहा है तो आप इसको 70% कर सकते हैं, या आप इसको 50% कर सकते हैं। ऑल दो 100% जो है सही है। अब अगर इसको मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करके किसी दूसरे लाइन डैश में लाना है तो मैं इसको डॉटेड बना सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा और डॉटेड ऐसे बना सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। मेरे लिए अभी नॉर्मल लाइन ठीक है। थिकनेस चेंज कर सकता हूँ, पतली, थोड़ी मोटी, थोड़ी और मोटी, और अब भाई साहब साउंड वाह भाई भाई नहीं, तो ऑटो ठीक है कर दिया। एक्सेस राइट या फिर लेफ्ट, छेड़ाखानी मत करिए। ये वाई एक्सिस हमेशा लेफ्ट में होती है, भगवान के लिए मैथमेटिक्स के रूल्स चेंज मत करिए। ऐसा होता है कभी कभी यूनाइटेड स्टेट्स में मैट्रिक सिस्टम नहीं होता है, उनका अलग से एक इंपीरियल सिस्टम होता है, तो वो लोग लेफ्ट राइट कर देते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना इंडियन सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, जो मैट्रिक सिस्टम है, नॉर्मल जो ग्राफ्स एंड चार्ट्स हम यूज़ करते हैं हम उसी के हिसाब से रखेंगे, तो हम अपना जो है एक्सेस को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं लाता हूँ थोड़ी मजे की बात विच इज़ योर फॉर्मेटिंग द डेटा पॉइंट। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार हमें ना डेटा का नंबर दिख नहीं रहा। हमें पीक्स तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इसका डेटा एग्जैक्ट जो रो का जो नंबर है वो भी आए, तो मैं क्या करूँगा, डेटा लेबल्स कर दूंगा। अब आप देखिए ये डेटा लेबल्स आ गए, है ना। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करता हूँ, बढ़ाता हूँ, थोड़ा और क्लियर दिखेगा, है ना। डेटा लेबल्स भी हमारे आ गए। एरर बार्स से क्या होता है, एरर बार से हम सिर्फ जो मतलब मान लीजिए जितना भी साइज का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन इसके और इसके बीच में, जो एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। अगेन एरर बार्स कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते। मेरे को इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है पता नहीं है। थोड़ा एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, बस स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करता है कि जो पीक्स के बीच में जो एवरेज डिफरेंस है वो कितना है। काम की चीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से मत डालो, ज़रूरत नहीं है। डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो। इससे बस ये हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट के नीचे ये आई का डंडा आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन कर सकते हो सेंटर,
पोजीशन कर सकते हो लेफ्ट, पोजीशन कर सकते हो राइट, पोजीशन कर सकते हो अबव, पोजीशन कर सकते हो बिलो। आपकी मर्जी है आप कैसा दिखाना चाहते हो। मैं इसको ऑटो पे रखूंगा। फॉन्ट हमारा रोबोटो ही था। अगर आप चाहते हो कि इसको इटैलिक्स कर सकते हो, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। इसके पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे रेड के ऊपर ब्लैक सही लग रहा है तो मैंने कर दिया। ठीक है, ये डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग थी। ओके, अब मैं एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ला सकता हूँ। देखो ये जो है ये पीक्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में ले आऊँ विच इज़ द एवरेज, तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें दिखा रही है कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे। जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से, वो ट्रेंड हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से आ रही है। ये हमारा एक ट्रेंड बता रहा है कि सर एक्चुअली में सीजनल सीजनल पीक्स आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे व्यूज जो हैं वो कम हो रहे हैं। इसको मैं ब्लैक कलर से सिंबलाइज कर सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे बड़े आराम से कि भाई ट्रेंड लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है। मैं एरर बार हटा दूँ तो क्लियर हो रहा है इससे कि सर जो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा नहीं कि हमारी सीजनल पीक्स आ रही है सर, लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ट्रेंड लाइन हमें उससे हेल्प करती है। लेकिन ट्रेंड लाइन जो है इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा फोकस है इट हैज़ टू बी ऑन द रेड ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, आर स्क्वायर वगैरह मेरे से मत पूछो, हाईली स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं जाना उन चीज़ों में। अब चलते हैं लेजेंड में। सर लेजेंड होता है क्या, ये देखिए अगर मैं कर दूं टॉप, तो ये सिर्फ ये बताता है कि सर ये जो लाल जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ये व्यूज़ हैं। या तो मैं इसको टॉप पे ले आऊँ, या बॉटम में ले आऊँ, या राइट में ले आऊँ, या ऑटो कर दूँ। मेरे लिए ऑटो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो पूरा बता देता है कि भाई क्लियर चीज़ है, हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है सर, जो हमारी सीरीज़ है ये व्यूज़ हैं, और ये जो हमारा नीचे जो मामला है वो डेट्स हैं। अगर इसको मान लीजिए इन चीज़ों को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, डबल क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाएगी। रिवर्स एक्सिस करेंगे तो बस लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट जाएगा। मेरे लिए तो नॉर्मल लेफ्ट टू राइट ही मैं करता हूँ। एंड स्लैंट लेवल्स में देखिए क्या हो जाएगा, आपके लेवल्स जो हैं थोड़े से स्लैंट हो जाएंगे इस तरीके से, या फिर आप इसको 90 डिग्रीज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप उस तरीके से दिखाना चाहते हैं। मेरे लिए ऑटो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, इस लेवल का फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत छोटा दिख रहा है, अभी 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई बहुत छोटा दिख रहा है, तो बड़ा कर दीजिए, अभी थोड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। ये लीजिए देखिए थोड़ा बड़ा दिखेगा। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्ट सेम चीज़ है, ये वाला एरिया वर्टिकल एक्सिस है। सेम चीज़ एक्सिस लाइन दिखाएंगे तो ये देखिए अब ये एकदम ग्राफ एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। एक्सिस लाइन हमने दिखाई, है ना। क्या हो गया भाई, आजा भाई, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये एक्सिस लाइन अब आ गई है, सब बढ़िया दिख रहा है। मैं वर्टिकल एक्सिस पे फिर से जाता हूँ, और इसमें स्केल फैक्टर हम कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए आप चाहते हैं कि दो 20 फिर कॉमा लगे, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ऐसे, तो देखिए अब 20 इंटू, अब हमें नीचे लिखना पड़ेगा कि 20 × 10 का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमें तो भाई इसको नॉर्मली दिखाना है, तो अगेन इसका स्केल फैक्टर को हम डिफॉल्ट कर देंगे। ये एडवांस चीज़ होती है। कभी कभी साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मिलियंस में रेवेन्यू दिखानी है, तो मिलियन में तो 6 जीरो होते हैं। अब आप हर बार 1 मिलियन में 6 जीरो, फिर 2 मिलियन में 6 जीरो नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल फैक्टर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये जो 2 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दिस मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 जीरोस। ठीक है, ये एक तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, उन चीज़ों में मत घुसो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बहुत मन कर रहा है। बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज बता दी, लेजेंड बता दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता दी। अब एक बार ग्रिड लाइंस एंड टिक्स भी देख लेते हैं। अगर मैं मेजर टिक्स करता हूँ, तो बस देखिए यहाँ पे जो ग्राफ के जो मेन पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं, 3000 का एक मेन पॉइंट है, 2000 का एक मेन पॉइंट है, 1000 का एक मेन पॉइंट है। जो स्पेसिंग है ऑन द सीरीज लाइन उसको हम टिक्स कहते हैं। तो जब आप मेजर ग्रिड लाइंस करेंगे, तो ये बस यहाँ पे एक डैश डाल देगा सिंबलाइज करने के लिए कि यहाँ पे एक मेजर ग्रिड लाइन शुरू हो रही है। माइनर ग्रिड लाइन करेंगे तो वो उस चीज को थोड़ा सा और विजुअली एक्यूरेट दिखाने के लिए, अगर आपको एक्यूरेसी से बहुत मतलब है, तो ये हमारा प्लॉटिंग पेपर जो है, जो हमारा ग्राफ पेपर है, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स ऐड कर देगा एट इक्वी डिस्टेंट स्पेसेस। मैं यूजुअली कर देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। अगेन एडवांस चीज है भाई, उतना ही करो जितना समझ में आ रहा है, उतना ही करो जितना समझ में आ रहा है। ठीक है, टिक्स की पोजीशन कर सकते हैं आप आउटसाइड, इनसाइड, या फिर क्रॉस।
मेरे लिए क्रॉस जो है बढ़िया रहता है। क्रॉस में क्या करता है, इसी लाइन के खींच मार देगा, पूरी रेखा मार देगा, ये और ये ऐसे क्रॉस, जैसे जीसस का ऐसा क्रॉस होता है, बिल्कुल वैसे ही यूं करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। थिकनेस में सेम चीज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैंने जब इसकी थिकनेस बढ़ाई तो इसके जो टिक्स थे उनका साइज जो है बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको हम 1 px या चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 px कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का ग्राफ जो है पूरा हो गया। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर कि एक हमारा पीक आया था, कब, यहाँ पे आया था, एक हमारा पीक यहाँ पे आया था, एक हमारा पीक यहाँ पे आया था। तो बड़ा क्लियर तरीका है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 16 कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये इजी रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमारी ट्रेंड लाइन भी आगे की ओवरऑल जो हमारा डेटा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमारे व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं, सीजनल पीक्स आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे व्यूज नीचे जा रहे हैं, वो घट रहे हैं। तो सर अब थोड़ा सा वीडियोस बनाने का टाइम आ गया है। ये इसका मोटा मोटा मतलब है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करने के लिए तीसरी शीट में जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके जी मालिक, आगे चलें। चलिए आप थोड़ा सा एक रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। रैंकिंग, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बॉस आपसे पूछेगा कि भाई साहब मुझे रैंक करके बताओ कि ये चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को पहले वो बताओ जिन पे मुझे फोकस करना है। मुझे अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पीक्स निकालने की कोशिश की कि सर एक महीने में हमारे जो वीडियोस हैं उनमें सेम नंबर ऑफ व्यूज़ नहीं आते, कभी ज़्यादा है कभी कम है, लेकिन वो व्यूज़ कब कब कम हो रहे हैं, वो व्यूज़ कब कब बढ़ रहे हैं। और हमने एक जनरल ट्रेंड लाइन भी बनाई कि सर ऑल्दो हमें दिख रहा है कि बीच में सीजनल पीक्स आ रही हैं, एक पहाड़ जैसा हमको दिख रहा है कि हाँ सर हर 4 दिन बाद व्यूज़ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सर हर 8 दिन बाद व्यूज़ नीचे भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, अग्रेसिव होना है, ताकि वो ट्रेंड हम डाउनवर्ड को अपवर्ड बना पाए। तो हमने ट्रेंड एनालिसिस कर ली, जिससे कि हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है यार, ओवरऑल जो है हमारा चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। अब अगर मुझे ये पता करना है ऑर्डर ऑफ थिंग्स, रैंक करना हो मुझे कि मुझे कहाँ कौन से एफर्ट को प्रायोरिटाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा? उसका तरीका होता है सर बार चार्ट्स, कॉलम स्टैक चार्ट्स या 100% चार्ट्स। 100% पे हम जाएंगे नहीं, वो अलग चीज़ होती है, हमारे काम का नहीं है। तो जैसे कि आपको डेटा सेट बी दिख रहा है, डेटा सेट बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगे। हम देख रहे हैं कि जो हमारा होम पेज है सर, उसमें से 17,932 व्यूज़ आते हैं। यूट्यूब सर्च से 15,000 व्यूज़ आए, सजेस्टेड वीडियो से 5,000, चैनल पेजेस से 4,000, अदर यूट्यूब फीचर से 2, प्लेलिस्ट से 1,500, डायरेक्ट से 1,024, एक्सटर्नल से इतना, बला फला 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 फला। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास व्यू ड्यूरेशन भी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अदर यूट्यूब फीचर से 6 मिनट, 8 मिनट, प्लेलिस्ट से 8 मिनट, है ना। तो अब मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मैं कैसे करूं? तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन पूरा यहाँ पे नीचे जाओ, एंड तक इसको ले जाओ। अब अगेन मैं कीबोर्ड से काम करूंगा, शिफ्ट कमांड या कंट्रोल, नीचे ले जाओ, शिफ्ट दबा के एक बार ऊपर भी ले आओ। तो ये मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल दबा के वापस से मान लीजिए आप सिलेक्ट कर लीजिए वॉच टाइम, एंड सेम चीज़ करनी है, नीचे ले जाओ। अच्छा ये हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, माउस से सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, शिफ्ट दबा के रखा, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल दबा के रखा, शिफ्ट नहीं कंट्रोल दबा के रखा, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, एंड इस बार सेम चीज, इंसर्ट चार्ट। अब ये हमें एक बार ग्राफ लेके आ जाएगा जिसमें चीज़ों को बेसिकली रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अब मैं इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे फिर से नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ कि किस केस में फॉर्मेट हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं और किस केस में हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, चार्ट स्टाइल में जाएंगे। अगर मैं इसको 3D करता हूँ तो देखिए अब थोड़ा सा ना ये 3D में लगेगा, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं सेटअप पे जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्टैक कर सकता हूँ या इसको मैं वर्टिकली स्टैक कर सकता हूँ। मेरे मेरे लिए थोड़ा वर्टिकल जो अलाइनमेंट है प्रेफरेबल रहता है। तो फिर से कस्टमाइज पे जाके मैं 3D पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको और क्लियर हो गई चीज़ें कि भाई इन टर्म्स ऑफ वॉच टाइम अगर बात करें तो ब्राउज फीचर्स मैक्सिमम है, यूट्यूब सर्च सेकंड नंबर है, सजेस्टेड वीडियोस थर्ड नंबर है। तो देख रहे हैं,
आसान हो गया। अगर मैं वॉच टाइम की बात करूँ तो सर वॉच टाइम में होम पेज से तो वॉच टाइम है वो सबसे ज़्यादा है। फिर यूट्यूब सर्च है, फिर सजेस्टेड वीडियोज़ हैं, ठीक है? आइए इसको थोड़ा-सा हम और इसमें डेप्थ में चलते हैं। अगर मैं डेटा रेंज की बात करूँ, डेटा रेंज हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसको अगर मैं हॉरिज़ॉन्टली करूँ तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ जो हमारी रेंज है वो वर्टिकल ही है। रेंज हमारी हॉरिज़ॉन्टल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम हॉरिज़ॉन्टल ही रखेंगे। सॉरी, रेंज हमारी वर्टिकल, हाँ, हॉरिज़ॉन्टल नहीं है, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। वाई एक्सिस हमको पता है, सीरीज़ हमको पता है, चार्ट टाइप हमारा बार ही है, ठीक है? अब चलते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम नहीं छेड़ेंगे, कस्टमाइज़ में चलते हैं। चार्ट स्टाइल, बॉर्डर का कलर आपको मैंने बता दिया, मैक्सिमाइज़ मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चीज़ें चेंज कर देगा। एक्सिस टाइटल में मैं कर सकता हूँ रैंकिंग ईच सोर्स बेस्ड ऑन वॉच टाइम। तो ये यहाँ पे इसने इस वाली चीज़ का जो है टाइम चेंज कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली में है तो वॉच टाइम, तो इसको मैं वापस से वॉच टाइम ही कर देता हूँ क्योंकि ये जो एक्सेस टाइटल है ये वॉच टाइम ही है, ठीक है? वापस आते हैं कस्टमाइज पे। सीरीज को हमने छेड़ना ही नहीं है, सीरीज हमारी वैसे की वैसी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हैं तो पूरी सीरीज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको रेड करेंगे, सारा रेड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम थोड़ी सी कलाकारी एक्स्ट्रा करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसको सिर्फ, मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाले डंडे को ही रेड करूँ, बाकी सारे जो डंडे हैं मेरे ब्लू ही रहे, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक डेटा पॉइंट फॉर्मेट करने को वो दिखा देगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्मेट डेटा पॉइंट 1, दिख रहा है आपको फॉर्मेट डेटा पॉइंट एक ही। अब इसमें मेरे पास ऑप्शन है, मान लीजिए मैं सिर्फ इसको रेड करूं तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये रेड हुआ, राइट? मान लीजिए इसको मैं चाहता हूं ब्लैक, सेकंड नंबर को मैं चाहता हूं ब्लैक, मान लीजिए थर्ड को मैं चाहता हूं येलो, मान लीजिए फोर्थ को मैं चाहता हूं लाइट ब्लू, तो ठीक है, मान लीजिए फिफ्थ को मैं चाहता हूं ग्रीन। देख रहे हैं? तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल हम इसको ओवरऑल रेडी रखते हैं, ठीक है? तो वापस से सीरीज में जाऊंगा, इसको हम ओवरऑल रेडी रखते हैं, सारे रेड हो गए। सेम चीज़ है यार, आपको इसको कैसे डैश को चेंज करना है, पर इस वाले केस में आप डैश को चेंज खास करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज डैश हमें दिख ही नहीं रहा, हमें हमको अपना डैश दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने उसको 3D मोड में कर दिया और डैश दिखेगा ही नहीं, ठीक है? तो सीरीज पे आते हैं वापस से, डेटा लेवल्स करेंगे तो अब देखिए हमारे डेटा लेवल्स यहाँ पे आ गए, तो अब हमारे पास क्लियर एक डिस्टिंक्शन है कि ठीक है भाई, कितने कितने वॉच टाइम हमको मिल रहा है, हमारी रेंज भी क्लियर है, राइट? लाइन की थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, दिखेगी ही नहीं बिकॉज लाइन की थिकनेस ऑलरेडी 3D मोड में है, तो लाइन की थिकनेस आपको दिखेगी ही नहीं। मतलब एक बार सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी से कुछ फर्क पड़ता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एरर बार से बस ये स्टैंडर्ड वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर ग्राफ और उसके एवरेज के बीच में कितना फर्क है, नहीं जाना उसमें, फर्क नहीं पड़ता है, आपने को उस उतनी स्टेटिस्टिकल एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अलग ही कॉन्सेप्ट है यार, मुझे भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, ना ही हमारे किसी काम का ये होगा। तो ये डेटा पॉइंट भी हमने फॉर्मेट कर दिया। लेजेंड में जाते हैं, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा साइज बड़ा करके मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये लेफ्ट साइड आ जाए तो बता देगा कि भाई जो रेड डब्बे हमारे वॉच टाइम, वो तो हमको गिवन ही है, हमें तो पता ही है कि सारे रेड डब्बे वॉच टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो अपने को लेजेंड की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको टॉप पे ही कर सकता हूँ, वैसे तो मैं बॉटम भी कर सकता हूँ, मैं इसको इनसाइड भी कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन फायदा नहीं होगा। मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से नन ठीक है बिकॉज क्लियर है ना यार, ये जो रेड डंडा है ये वॉच टाइम है क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी वाई एक्सिस में लिखा हुआ है वॉच टाइम, तो हम उसको वापस से विजुअली डिपिक्ट क्यों करें कि रेड डंडे का मतलब वॉच टाइम, हमें तो क्लियर है वॉच टाइम, हम तो मेजर ही वही कर रहे हैं, है ना? लेजेंड हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अब यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे, हम इसको मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और कलर हमारा ब्लैक है, पर अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमें दिखेगी ही नहीं बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कुछ खास हमने करा नहीं। वैसे ये वर्टिकल एक्सेस थी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। एक्सेस लाइन अगर मैं दिखाऊंगा तो ये देखिए ये एक्सेस लाइन हो गई, साइज बड़ा हो गया, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड हो गया, राइट? खत्म। सेम चीज वर्टिकल एक्सिस पे थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, देखिए बड़ा हो गया। बड़ा करूंगा तो मुझे थोड़ा सा इस ग्राफ को ये ऐसे भी बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो रीडेबल हो जाए। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड कर सकते हैं, एंड हो गया। ग्रिड लाइन में मेजर टेक्स्ट मारेंगे
तो बस ये टिक्स आ जाएंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। एक बार मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मेजर टिक्स एंड माइनर टिक्स भी कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और रीडेबल लगेगा। ठीक है, इसको भी मैं रीडेबल बना देता हूँ। दैट्स इट। अब ये ग्राफ हमारा रीडेबल हो गया। अगर आपको लग रहा है कि टिक्स की जरूरत नहीं है तो टिक्स हम हटा भी सकते हैं, ऐसे मेजर टिक्स, माइनर टिक्स। डेटा लेवल्स आया हुआ है इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, लेजेंड, सीरीज, डेटा लेवल्स डाला हुआ है, ठीक है फाइन। चार्ट एंड एक्सेस टाइटल्स हो गया, सिंपल। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि भाई ब्राउज फीचर से इतना, यूट्यूब सर्च से इतना। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करके सेटअप में जाके ऐसे कर दूंगा तो फिर मेरी सारी फॉर्मेटिंग निकल जाएगी, अब मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होती है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में, राइट। अगर आप इसको एरिया चार्ट करेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेरे को ट्रेंड थोड़ी ना निकालना है, मेरे को रैंकिंग करनी है। तो रैंकिंग के लिए मेरे पास जो मेरा पुराना मेथड था यही अच्छा है, यही बेटर है। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि कितना कितना वॉच टाइम मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 16 कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ। अब एकदम क्लियर हो गया, सही लग रहा है। बड़ा अगर नहीं जा रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और क्योंकि वीडियो कार्ड्स एंड एनोटेशंस हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये है हमारे बार चार्ट, एक सिंपल बार ग्राफ जिसमें हम क्लियरली डिनोट कर पा रहे हैं। अभी हमने दो डेटा सेट्स को कंपेयर नहीं करा है, बट ये एक एक डैशबोर्ड बनाने का आसान तरीका है जिसमें आप अपनी पीपीटीज वगैरह क्लियरली दिखा सकते हैं। क्लियर इसमें एक रैंकिंग, हमारी रैंकिंग हो रही। तो पहले हमने ट्रेंड करा था, अब हमने रैंकिंग करी। अब थर्ड हम जाएंगे जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच इज योर पाई चार्ट। तो तीन टाइप के चार्ट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है तो उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है कि जब हम नंबर्स को परसेंटेज फॉर्म में दिखाते हैं। परसेंटेज फॉर्म से हमारे को चीज़ें और विजुअली क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स को याद रखना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये थोड़ी ना याद रखूंगा कि 17,932 व्यूज आए थे, राइट। कल मैं सुबह उठूंगा, मेरे को मैं भूल जाऊंगा कि यार कल धीरज के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसने मुझे बोला था सर 17,392 व्यूज आए थे सर ब्राउज फीचर से, इसका मैं क्या करूं, है ना। तो मेरे लिए विजुअलाइजेशन पर्पसेस से आसान हो जाता है जब चीज़ों को मैं परसेंटेज फॉर्म में करता हूं, तो मैं उसको रिमेंबर कर पाता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वॉच टाइम जो है हमारा एब्सोल्यूट नंबर्स में दिया हुआ है। ये मेरे को, मैं इस विजुअलाइज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें डेसिमल बहुत है, मैं याद नहीं रख सकता। अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि मेरा जो वॉच टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से वॉच टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं टके में बात करूं, परसेंटेज में बात करूं, तो मेरे लिए ईजी है रिमेंबर करना। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज डालूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा सेल को विच इज आवर K4, डिवाइड करूंगा मैं इसको टोटल से विच इज K19। तो अब देखिए परसेंटेज में आ गया। अगर परसेंटेज में नहीं आया तो उसको उस पर्टिकुलर सेलेक्ट को क्लिक करके इधर परसेंटेज में जाएंगे, फॉर्मेट एज परसेंट करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, मुझे मान लीजिए अगर डेसिमल हटाना है तो भी आपको पता है डेसिमल हमारा कुछ इस तरीके से हटता है, हट गया। ठीक है, सेम चीज करनी है। मैं क्या करूंगा, मुझे मेरी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, जो मेरी एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो सेम रहेगी, विच इज माई डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। तो मैं सेम चीज करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को मैं K19 की जगह करूंगा K$19। तो मेरा जो नीचे का डिनोमिनेटर वैल्यू है वो लॉक हो गई। अब वो रिलेटिव रेफरेंस नहीं रहा, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस रहा। हमने बात करी थी एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंस में, आपको याद होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, नीचे जाऊंगा शिफ्ट दबा के और कंट्रोल V कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए जैसे ये K5 को उसने K19 के साथ कर दिया, K6 को उसने K19 के साथ कर दिया, K7 को उसने K19। तो K19 कांस्टेंट था ना यार, मैं नहीं चाह रहा था कि K19 भी चेंज हो, नहीं तो क्या होता, अगर मैं डॉलर नहीं डालता ना दोस्तों यहाँ पे, तो फिर ना वो नीचे जाता रहता, इस पे चला जाता, इस पे चला जाता, इस पे चला जाता। तो मेरी तो एब्सोल्यूट रेंज है ना यार, मेरी जो डिनोमिनेटर है वो तो मुझे लॉक करना है, इसलिए मैंने डॉलर का साइन डाल दिया, जिससे K19 जो मेरी सेल है वो लॉक हो गई। ठीक है, अब अगर मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, डेसिमल बढ़ाऊंगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ वैल्यूज जो है हमारी पॉइंट फॉर्म में भी है। ठीक है, अब देखिए मजा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके पूरा का पूरा इंसर्ट करता हूँ, चार्ट में जाता हूँ, अब मेरा पाई चार्ट जो है वो रेडी हो गया। लेकिन
सिर्फ इसको थोड़ी ना सिलेक्ट करना है ना? परसेंटेज को परसेंटेज में थोड़ी ना हमें डिपिक्ट करना है, तो हमको ऑब्वियसली जैसे हमने बाकी चार्ट्स के साथ किया था वही करना पड़ेगा। ट्रैफिक सोर्स को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल दबा के रखिए और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वॉच टाइम को सिलेक्ट करिए। अब जाइए इंसर्ट में, अब जाइए चार्ट में, आ गया? ठीक है? यहाँ पे इसने हमें परसेंटेज को भी बार स्टैक में करा है, बट मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, मेरा कस्टमाइज़ का मेन्यू आएगा, मैं इसे कर दूँगा पाई चार्ट में। अब देखिए यह बन गया हमारा प्यारा-प्यारा, बढ़िया-बढ़िया, सबका दुलारा पाई चार्ट। अब इसमें देखिए विजुअलाइज़ेशन कितनी क्लियर है, कितनी क्लियर है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है? क्लियरली आपको दिख रहा है कि 31.8% जो है व्यूज मेरे ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं ऑलमोस्ट 25%, सजेस्टेड वीडियोस से आ रहे हैं 16%, चैनल पेजेस से आ रहे हैं 8% और फिर बाकियों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरे को ये तो याद रहेगा कि हाँ यार 30-32% व्यूज मेरे होम पेज से आए थे और यूट्यूब सर्च से मेरे करीबन करीबन 25% व्यूज आए थे और सजेस्टेड वीडियोज से मुझे याद आ रहा है 16% आए थे। मुझे एब्सोल्यूट नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे बॉस को मैं एब्सोल्यूट नंबर्स दिखा के क्या करेगा, सर पे थोड़ी ना मारेगा आपने। तो पाई चार्ट जब हमको 100 में से, जब हम 100 में से चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये भी जो रिजल्ट है हमारा 100 ही आएगा। मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ, परसेंटेज सम करूंगा। ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ठीक ठाक। 100% आ गया, दिख रहा है आपको, है ना? 100% आ गया। तो जब टोटल सम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का 100 होता है तो हमारा जो पाई चार्ट है उसमें आ जाता है फन। अभी मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ क्योंकि इसने वो उसने 100% को भी यहाँ पे गिन लिया, तो उसने चार्ट पूरा खराब कर दिया। एक बात आपने याद रखनी है, मान लीजिए ये 100% भी अगर यहाँ पे होता, ये 100% है, कभी भी आपने हेडर मतलब सॉरी कभी भी आपने टोटल वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना। किसी भी चार्ट में आपने टोटल वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना है। फिर से रिपीट कर दूं, मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट करा, अब आपने देखा कि मैं टोटल को सिलेक्ट नहीं करा, मैंने ग्रीन झंडी को सिलेक्ट नहीं करा, कंट्रोल दबा के रखा, फिर से सिलेक्ट करा। ध्यान से देखिए, मैंने ग्रीन झंडी को सिलेक्ट नहीं करा। आपको टोटल फिगर सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो ग्राफ गलत आएगा, नहीं तो ग्राफ गलत आएगा। ओके, हमें टोटल वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो इंसर्ट चार्ट एंड देन हम अपने सेटअप में जाके इसको चेंज कर सकते हैं टू दिस एंड हमारा काम जो है बन गया। अब सेम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यार, एग्जैक्ट सेम चीजें। पाई चार्ट, जब चार्ट स्टाइल में जाते हैं तो आप इसको 3D कर सकते हैं, सेम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, राइट? चार्ट का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है। फॉन्ट चेंज करके हम रोबोटो कर देते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर में अभी के लिए इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? पाई चार्ट में डोनट होल हमारा, हम एक डोनट होल भी डाल सकते हैं अगर हमारा डोनट होल डालने का मन है। मेरा डालने का मन है नहीं, वरना अप टू आप 75% तक आप इसको डोनट होल भी डाल सकते हो। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, मैं नहीं डालता, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इसको अगेन बड़ा करूंगा, ध्यान से आपको मैं ऑप्शंस फिर से दिखा रहा हूँ। स्लाइस लेबल को अगर मैं लेबल करता हूँ तो देखिए इसके लेबल्स आ जाएंगे, अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है डिपिक्शन हो रखा है ना, एक एक डंडी ऑलरेडी जाके एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है? मैं इसको एज अ परसेंटेज भी दिखा सकता हूँ इस तरीके से, मैं इसको वैल्यू भी दिखा सकता हूँ, मैं इसको वैल्यू एंड परसेंटेज दोनों भी दिखा सकता हूँ, बट मेरे किसी काम की नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये डंडा जा रहा है भाई, उसमें लिखा हुआ है। मैं दो दो बार उसको डिपिक्ट क्यों करूंगा? मैं कोई पप्पू थोड़ी ना हूँ, है ना? पाई स्लाइस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अब आप कलर चेंज कर सकते हैं पाई स्लाइस का। फॉर एग्जांपल आप इसको अगर रेड कर देंगे तो देखिए ये पर्टिकुलर कॉलम जो है आपका रेड हो जाएगा। तो जैसे हमने याद है एक एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को हमने एडिट किया था। मान लीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि ये येलो की जगह ब्लैक हो जाए तो इसको इसको सिलेक्ट करिए, ये यहाँ पे कलर बताएगा कि कौन सा कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको कर दीजिए ब्लैक, हो गया ब्लैक, ठीक है? तो ये आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ट एंड एक्सेस टाइटल्स, अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू वॉच टाइम, यहाँ पे भी लिखा है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू वॉच टाइम। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये कलर जो है इसका हो जाए अपना ब्लैक, ब्लैक हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और सेंटर में भी आ गया, ठीक है? सिंपल है, कितना आसान है, राइट? सेम चीज लेजेंड में, मेरे को लेजेंड की जरूरत ही नहीं है बिकॉज मेरे सारे तो लेजेंड्स ऑलरेडी दिए हुए ना, मेरी जो डंडे खींच खींच के मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लेजेंड की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं आप राइट में डाल सकते हैं, आप इसको लेफ्ट में डाल सकते हैं,
आप इसको टॉप पे डाल सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है भाई, नन रखो या फिर इसको ऑटो कर दो। ऑटो में ऑलरेडी जो डंडे हैं, हमने खींच-खींच के डाल के बता रखे हैं। डंडे अगर पढ़े नहीं जा रहे, एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करिए आप। पूरे एक बार क्लिक करेंगे तो सबको सिलेक्ट करेगा, डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है? तो मैं तो सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार क्लिक कर दूँगा बस, सबको सिलेक्ट कर दिया इसने। अब आप इसका साइज़ चेंज कर दो, आप मान लो इसको कर दो 14। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट। कितना अच्छा लग रहा है ये पाई चार्ट। तो ये 3 टाइप के फॉर्मेटिंग एक्सरसाइजेज में, मतलब ग्राफ्स में आपसे बनवाना चाहता था। अभी जो मैंने डेटा सेट दिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आप इनमें से कैसे अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को पूरा कर सकते हैं और अपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सर जी, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया आपको पढ़ाने का। और गूगल शीट्स के चार्ट्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर पिवट टेबल्स एंड डेटा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल्स है, तो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया पढ़ाने का। अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने आपको मास्टर सैंपल डेटा आपको दे रखा है, ठीक है? आपको मैंने पूरा-पूरा ये भी बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या-क्या हमने जो भी चार्ट्स बनाए थे। और यहाँ पे एक्चुअली मैं कर देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो सेकंड टैब में तो मास्टर सैंपल डेटा था, वो आपको पता है। एक अब आपने करना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि मैंने जो चार्ट बनाया था, मैंने उसको 3 कॉलम्स में बाँट के कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने करण जौहर की तरह, हाय गाइस मैंने गेम खेलना चाहता हूँ मैं आपके साथ रैपिड फायर। तो अब आपने क्या करना है, मैंने देखो 3 क्वेश्चन तो अपने हिसाब से बना के आपको यहाँ पे रख दिए। लेकिन आप तो हो डिजिटल मार्केटियर, अगर आप खुद ही से क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर नहीं कर पाओगे, तो काहे के मार्केटियर कर दूँ, है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस चार्ट में देखें, तो मैंने पूछा है कि व्हाट इज़ द चार्ट ट्राइंग टू टेल अस? कह रहा है जी ब्राउज़ फीचर्स हाईएस्ट वॉच टाइम है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को होम स्क्रीन पे डाल रहा है, इसका मतलब मुझे थोड़ा-सा मासिक कंटेंट बनाना चाहिए। इससे मेरे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? नेचुरली ट्रैफ़िक बढ़ेगा, तो सेल्स भी बढ़ेंगी। लेकिन यूट्यूब जो सर्च है, उसका सेकंड हाईएस्ट शेयर है। मेरे लिए यूट्यूब सर्च के वीडियोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि मैं जो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, वो वही लोग देखेंगे जो सर्च कर रहे हैं। जो सर्च कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मेरे कोर्सेज़ खरीदने के लिए ज़्यादा है। उनको मेरी सर्विसेज़ और हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा है। इसीलिए यूट्यूब सर्च मेरे लिए हाई इम्पैक्टफुल है, इवन दो उसका वॉच टाइम ब्राउज़ फीचर्स से कम है। लेकिन जो बंदा सर्च करके मेरे पास आ रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए मेरा जो इम्पैक्ट है बिज़नेस पे, वो हाई है। सेम सजेस्टेड वीडियोज़, कोई बंदा दूसरे के वीडियोज़ देख रहा है, वहाँ पे नीचे मेरे वीडियोज़ सजेस्ट हो रहे हैं, पर वो होम पेज से ज़्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं होगा ना। होम पेज पे जो वीडियोस आ रहे हैं, लोगों की नज़रें वहाँ पे पड़ेंगी, तो दिमाग में रिटेन ज़्यादा रहेगा। सजेस्टेड वीडियोस जो है, वहाँ पे नज़र पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। वहाँ पे यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे लिए उस लेवल का काम नहीं कर रहा है, जिस लेवल का काम मेरे लिए सर्च एंड ब्राउज़ फीचर्स कर रहा है। तो इम्पैक्ट उस हिसाब से मेरे बिज़नेस पे लो हुआ। ठीक है? तो अब इसी चार्ट के हिसाब से आपने 3 क्वेश्चन खुद ही बनाने हैं। क्या आप कर सकते हैं और रैंकिंग करेंगे। इस चार्ट के हिसाब से 3 क्वेश्चन खुद ही बनाने हैं, खुद ही आंसर करना है और इम्पैक्ट भी खुद ही बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर जाना है और अब आपने इन चीज़ों के ऊपर चार्ट बनाना है। शो मी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज व्यू ड्यूरेशन एंड वॉच टाइम। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बिटवीन व्यूज़, या फिर हम इसको कर देते हैं, चलिए व्यूज़ कर देते हैं, एंड वॉच टाइम। इसमें हिंट मैं दे दूं, यहाँ पे 2 चार्ट्स बनेंगे, एक चार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज़ मैंने अभी आपको कंपेयर मोड कराना नहीं सिखाया है, वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए आप वो नहीं करेंगे। कैन यू हाईलाइट विजुअली द ट्रेंड ऑफ सेल्स वर्सेस कॉन्वर्जेशंस? ठीक है, इसमें हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। 2 चार्ट्स बनाइए या 1 चार्ट बनाइए, उसमें किसी तरीके से आप ये करके दिखाइए। एंड मंथ बाय मंथ ग्रोथ ऑफ योर इनवॉइस अमाउंट, ये आपका मंथ बाय मंथ ग्रोथ है, ये आपकी सेल्स हैं, ये आपकी कॉन्वर्जेशंस हैं। ये 3 कॉलम एक ही डेटा सेट के हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे आप मुझे इनमें ट्रेंड और रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। हिंट दे दूं, इसमें आपकी ट्रेंड लाइन भी बनेगी एंड एरिया स्टैक्ड ग्राफ भी बनेगा एंड एक बार चार्ट भी बनेगा।
वो कैसे आप करते हैं, इट इज़ एंटायरली ऑन यू। जब आप कर लें तो मुझे धीरज@newageskills.co.in पे उसकी रिकॉर्डिंग भेज के अपना आंसर बता दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ। नहीं तो यही ट्यूटोरियल्स हमारे newageskills.co.in पे एक डेडिकेटेड सेक्शन के अंदर आएँगे, जहाँ पे मैं उसको स्टोर करूँगा बाय द फॉर्म ऑफ गूगल शीट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और उसके अंदर हम क्विज़ेज़ भी डालेंगे और इन सारे डेटा सेट्स के आंसर्स भी डालेंगे। तो 1 महीने का टाइम मुझे, 10-15 दिन का, 1 महीने का टाइम और दीजिए। मैं वो डेडिकेटेड सेक्शन वेबसाइट के अंदर बनाऊँगा। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट newageskills.co.in पे ज़रूर जाइए और हो सकता है कि वहाँ पे ये सेक्शन क्रिएट हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई, और अब हम इसके फाइनल पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड डेटा के कॉन्सेप्ट्स, रेंज्ड कॉलम्स, रेंज्ड फंक्शंस, पिवट एंड हमारे प्यारे 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 वी लुकअप एंड एच लुकअप। ठीक है, तो वो लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद एक और पार्ट में लाऊंगा जिसमें हम अपना डैशबोर्ड कंप्लीट करेंगे, जो मैंने हबस्पॉट का डैशबोर्ड आपको दिखाया था, एंड दैट विल कंक्लूड दिस सीरीज। ये सब मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 अगस्त से पहले आपको दे दूं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप इन सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस गूगल शीट्स के ट्यूटोरियल को भरपूर तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपने जॉब में सक्सेस पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।